नमस्ते, मैं चंद्रशेखर आप सभी को मैं अपने चैनल डिलीजेंट एकेडमी में स्वागत करता हूं। हम लोग बिहार एसएससी के लिए एक मैथ का सीरीज स्टार्ट किए थे, जिसमें हम लोग प्रत्येक दिन बिहार एसएससी में आए हुए मैथ का प्रीवियस क्वेश्चन और उस पर आधारित मैथ का क्वेश्चन कर रहे हैं। चलिए आज उस सीरीज में हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आपको सबसे पहले लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है ए और बी किसी काम को 24 दिनों में कर सकते हैं। बी और सी एक साथ मिलकर उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। यदि ए सी से दुगुना अच्छा कामगार हो तो बी अकेले कितने दिनों में उस काम को समाप्त करेगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले जो यहाँ समय दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमारा समय क्या दिया है 24 दिन और दूसरा समय क्या दिया 30 दिन। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 24 और 30 का एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम कितना निकल के आ जाएगा 120 निकल के आ जाएगा। अब देखिए हम टोटल काम को मान लेते हैं 120 यूनिट। अब देखिए इस 120 यूनिट काम को जब ए और बी मिलके करें तो कितना समय लग रहा है 24 दिन का समय लग रहा है। और इस 120 यूनिट काम को जब बी और सी मिलके करें तो कितना समय लग रहा है 30 दिन का समय लग रहा है। तो देखिए हम यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए a प्लस बी 24 दिन में अगर 120 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 5 यूनिट काम कर सकते हैं। b प्लस सी 30 दिन में अगर 120 यूनिट काम कर रहे हैं तो एक दिन में कितना काम कर सकते हैं 4 यूनिट काम कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ से इनका एफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया कि ए सी से दुगुना अच्छा कामगार है। इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा कि ए का जो इफिशिएंसी होगा सी के इफिशिएंसी का दुगुना होगा। यानी यहाँ से इफिशिएंसी का रेशियो क्या हो जाएगा, ए और सी के इफिशिएंसी का रेशियो हो जाएगा 2:1। अब देखिए हम मान लेते हैं कि सी का इफिशिएंसी 1 यूनिट है। तो देखिए अगर सी का इफिशिएंसी 1 यूनिट होगा तो बी प्लस सी का इफिशिएंसी कितना है 4 यूनिट। यानी हम यहाँ सी का इफिशिएंसी अगर इसमें से माइनस करेंगे तो बी का इफिशिएंसी निकल के आ जाएगा। यानी यहाँ से बी का इफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगा, यहाँ से बी का इफिशिएंसी निकल के आ जाएगा 3 यूनिट। अब देखिए यहाँ से हमारा ए प्लस बी का इफिशिएंसी क्या निकल गया है 5 यूनिट और बी का इफिशिएंसी 3 यूनिट है। यानी यहाँ से ए का इफिशिएंसी क्या हो जाएगा, यहाँ से ए का इफिशिएंसी हो जाएगा, हम इस 5 में से अगर 3 यूनिट माइनस करेंगे तो ए का इफिशिएंसी क्या निकल के आ जाएगा 2 यूनिट। अब देखिए यहाँ हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ए का जो इफिशिएंसी है सी की इफिशिएंसी क्या है दुगुना है। तो देखिए सी का इफिशिएंसी अगर हम 1 यूनिट ले रहे हैं तो यहाँ से हमारा ए का इफिशिएंसी क्या निकल के आ जा रहा है 2 यूनिट निकल के आ जा रहा है। यानी यहाँ से हमारा तीनों का इफिशिएंसी निकल के आ गया। तो हमसे पूछ रहा है कि बी अकेला अगर उस काम को करेगा तो काम को पूरा करने में कितना समय लगेगा। तो देखिए टोटल काम कितना है, टोटल काम है 120 यूनिट और बी का इफिशिएंसी क्या निकल के आ गया 3 यूनिट निकल के आ गया। तो देखिए 3 यूनिट इफिशिएंसी के साथ अगर 120 यूनिट काम करेगा तो कितना समय लग जाएगा, 40 दिन का समय लग जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल गया 40 दिन निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है पहला नल किसी हौज को 14 घंटे में भरता है, दूसरा नल उसी हौज को 20 घंटे में भरता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिए जाए परंतु दूसरा नल हौज को भरने के ठीक 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाए तो हौज कितने समय में भर जाएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, जो यहाँ समय हमारा दिया हुआ है हम उस समय का एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हमारा समय क्या दिया 14 घंटा और दूसरा समय क्या दिया 20 घंटा। तो हम सबसे पहले इन दोनों समय का एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए 14 और 20 का हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम क्या निकल के आ जाएगा, 14 और 20 का एलसीएम निकल के आ जाएगा 140। अब देखिए हम हौज की धारिता मान लेते हैं 140 यूनिट। अब देखिए पहला नल कितना समय में भर रहा है 14 घंटा में, दूसरा नल कितना समय में भर रहा है 20 घंटा में। तो देखिए हम यहाँ से दोनों का इफिशिएंसी निकाल सकते हैं। अब देखिए 14 घंटा में कितना भर रहा है 140 यूनिट, यानी 1 घंटा में कितना भरेगा 10 यूनिट। और दूसरा जो है 20 घंटा में 140 यूनिट भर रहा है तो 1 घंटा में कितना भरेगा 7 यूनिट। अब देखिए दोनों का इफिशिएंसी निकल के आ गया। और हमें क्वेश्चन में आगे क्या दिया है कि यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए परंतु दूसरा नल हौज को भरने के ठीक 1 घंटा पहले बंद कर दिया जाए। यानी दूसरा नल को जो है हौज के भरने के ठीक 1 घंटा पहले जो है बंद कर दिया जा रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, दूसरा नल के 1 घंटा के काम को हम जो है टोटल काम में ऐड कर लेंगे।
तो देखिए दूसरा नल जो है 1 घंटा में 7 यूनिट पानी भर रहा है, तो हम क्या करेंगे, इस 140 यूनिट में हम इस 140 यूनिट में 7 यूनिट ऐड करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 147 यूनिट। अब देखिए, अब हम ये मानेंगे कि हमें 147 यूनिट पानी भरना है, हमें 147 यूनिट पानी भरना है और दोनों नल जो है एक साथ काम कर रहे हैं अंतिम तक। तो देखिए दोनों एक साथ काम करेंगे, यानी पहला नल और दूसरा नल दोनों एक साथ काम करेंगे, तो 147 यूनिट पानी भरने में कितना समय लग जाएगा। पहला नल 1 घंटा में 10 यूनिट पानी भरेगा, दूसरा नल 1 घंटा में 7 यूनिट, यानी दोनों मिलके 1 घंटा में कितना पानी भरेंगे 17 यूनिट, यानी कितना समय लग जाएगा 147/17 घंटा का समय लग जाएगा। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसे 17 से काटें तो ये 17 से कितने बार में जाएगा, 17 8 136, 147 में से माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 136, 147 में से माइनस करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 11/17 घंटा। यानी यहाँ से समय क्या निकल के आएगा 8 सही 11/17 घंटा, यानी हौज को भरने में कुल कितना समय लगेगा 8 सही 11/17 घंटा का समय लगेगा। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक व्यक्ति 61 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करता है, जिसका कुछ भाग 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से पैदल और कुछ दूरी 9 किलोमीटर पर घंटा की गति से साइकिल से तय करता है। उसने कितनी दूरी पैदल तय की, हमें क्या निकालना है, पैदल तय की गई दूरी निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में टोटल दूरी क्या दिया है 61 किलोमीटर दिया है, और टोटल दूरी तय करने में कितना समय लग रहा है 9 घंटा का समय लग रहा है। तो हम यहाँ सबसे पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं, हम यहाँ सबसे पहले एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं। अब देखिए एवरेज स्पीड निकालने के लिए हम क्या करेंगे, टोटल डिस्टेंस में टोटल टाइम से हम भाग देंगे। अब देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस है 61 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 61 किलोमीटर, और टोटल समय कितना लग रहा है 9 घंटा का, यानी यहाँ से स्पीड हमारा क्या हो जाएगा, स्पीड हो जाएगा 61/9 किलोमीटर पर घंटा। अब देखिए एवरेज स्पीड निकल के आ गया, और हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि कुछ भाग जो है 4 किलोमीटर पर घंटा की गति से पैदल जा रहा है 4 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, और कुछ भाग जो है 9 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से साइकिल से जा रहे हैं 9 किलोमीटर पर घंटा की स्पीड से, और उसका एवरेज स्पीड कितना निकल के आ गया 61/9 किलोमीटर पर घंटा। तो देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाएंगे, तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, यहाँ हमारा सभी जगह क्या है स्पीड है। अब देखिए जब हम स्पीड निकालते हैं तो हमारा बट्टे में क्या होता है टाइम होता है, तो जब हम एलिगेशन लगाते हैं तो जो हमारा बट्टे में रहता है उसी का रेशियो निकल के आता है। यानी हम यहाँ स्पीड में एलिगेशन लगाएंगे तो जो हमारा नीचे रेशियो निकल के आएगा, रेशियो किसका निकल के आएगा, टाइम का निकल के आएगा। अब देखिए हम यहाँ एलिगेशन लगाने से पहले यहाँ हमारा बट्टे में क्या है 9 है, तो हम सभी जगह 9 से गुना कर लेते हैं ताकि हमारा कैलकुलेशन जो है वो आसान हो जाए। तो देखिए हम यहाँ भी 9 से गुना करेंगे, यहाँ भी हम 9 से गुना करेंगे, और यहाँ भी हम 9 से गुना करेंगे। अब देखिए 9 से हमारा 9 कट जाएगा। हम जब एलिगेशन लगाते हैं तो बड़े में से हम छोटे को माइनस करते हैं, तो देखिए हम यहाँ 9 में 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 81, 81 में से अगर हम 61 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। उसके बाद हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 36। अब देखिए हम 61 में से अगर 36 माइनस करेंगे, 61 में से 36 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा कितना हो जाएगा 61 में से अगर हम 36 माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 25 हो जाएगा। अब देखिए हम इसे 5 से काट सकते हैं, ये 5 से कितने बार में जाएगा 4 बार में, और ये 5 से कितने बार में जाएगा 5 बार में। अब देखिए यहाँ से हमारा टाइम का रेशियो क्या निकल के आ गया, टाइम का रेशियो निकल के आ गया 4:5 निकल के आ गया। यानी पैदल चलने में अगर 4 यूनिट समय लिया होगा तो साइकिल से चलने में कितना समय लिया होगा 5 यूनिट। यानी यहाँ से टोटल समय कितना हो जाएगा, यहाँ से टोटल समय हो जाएगा 9 यूनिट। टोटल समय कितना हो जाएगा 9 यूनिट, और हमें क्वेश्चन में टोटल समय कितना दिया 9 घंटा दिया है। यानी इस 9 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 9 घंटा दिया है, 9 यूनिट का वैल्यू हमें 9 घंटा दिया है। तो हमसे पूछ क्या रहा है कि पैदल जो है वो कितना दूरी तय कर रहा है, तो हम पैदल का समय निकाल लेंगे, तो हमें पैदल का स्पीड दिया हुआ है तो हम वहाँ से दूरी निकाल सकते हैं। अब देखिए पैदल चलने में कितना समय ले रहा है 4 यूनिट का। अब देखिए 9 यूनिट का वैल्यू 9 घंटा है, तो 4 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 घंटा हो जाएगा। यानी पैदल जो है 4 घंटे के लिए चल रहा है। तो देखिए हम यहाँ दूरी निकाल सकते हैं। दूरी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, स्पीड में हम समय से गुना करेंगे। स्पीड क्या है, पैदल का स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पर घंटा। पैदल जाने में समय कितना ले रहा है 4 घंटा का, यानी यहाँ दूरी क्या निकल के आ जाएगा 16 किलोमीटर निकल के आ जाएगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 16 किलोमीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है एक नाव 8 किलोमीटर पर घंटे की गति से धारा के साथ तथा 5 किलोमीटर पर घंटे की गति से धारा के विपरीत दिशा में चलती है।
तो धारा की गति क्या है, हमें क्या निकालना है, धारा की गति निकालना है। तो देखिए जब भी कभी नाव धारा के साथ जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाता है, और जब नाव धारा की विपरीत दिशा में जाती है तो उस केस में क्या होता है, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाता है। तो देखिए हमने मान लिया कि नाव का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है, हमने मान लिया कि नाव का स्पीड x किलोमीटर पर घंटा है और धारा का स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है, धारा का स्पीड y किलोमीटर पर घंटा है। तो देखिए जब नाव धारा के साथ जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा का स्पीड ऐड हो जाएगा, और धारा के साथ वाला हमें स्पीड क्वेश्चन में क्या दिया, 8 किलोमीटर पर घंटा, यानी x प्लस वाई इक्वल टू हमें क्वेश्चन में क्या दिया, 8 किलोमीटर पर घंटा दिया है। और जब नाव धारा के विपरीत दिशा में जाएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, नाव का स्पीड और धारा की स्पीड माइनस हो जाएगा, और धारा के विपरीत का हमें स्पीड क्या दिया क्वेश्चन में, 5 किलोमीटर पर घंटा, यानी x माइनस वाई इक्वल टू हमें क्वेश्चन में 5 किलोमीटर पर घंटा दिया है। और हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है धारा की गति, यानी हमसे पूछ रहा है y का वैल्यू। तो देखिए अगर हम इन दोनों इक्वेशन को आपस में माइनस कर दें तो हमारा जो है y का वैल्यू निकल के आ जाएगा। अब देखिए माइनस करेंगे तो यहाँ से हमारा सिंबल चेंज हो जाएगा, यानी प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखिए प्लस का x और माइनस का x आपस में कट जाएगा, हम इसे ऐड करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2i इक्वल टू, इसे माइनस करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 3 किलोमीटर पर घंटा। यहाँ से हमारा y क्या निकल के आ जाएगा, y निकल के आ जाएगा 1.5 किलोमीटर पर घंटा। धारा का स्पीड क्या निकल के आ गया, 1.5 किलोमीटर पर घंटा निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है यदि 4a² प्लस 1/a² इक्वल टू 2 तो 8aq प्लस 1/aq का मान क्या होगा। हमें क्या निकालना है, 8aq प्लस 1/aq का मान निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में 4a² प्लस 1/a² इक्वल टू क्या दिया, 2 दिया है। तो देखिए हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 2 इंटू ए का होल स्क्वायर प्लस 1/a² प्लस 2 इंटू 2a इंटू 1/a इक्वल टू, अब देखिए यहाँ हमारा a से a कट जाएगा तो हम 2 इंटू 2 करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी हमने इस साइड 4 एक्स्ट्रा ऐड किया तो हमें इस साइड भी 4 ऐड करना पड़ेगा, यानी हम 2 में अगर 4 ऐड करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 2a प्लस 1/a का होल स्क्वायर इक्वल टू 6। यहाँ से हमारा 2a प्लस 1/a इक्वल टू क्या हो जाएगा, √6 हो जाएगा। अब देखिए हमें क्या पता चल गया, हमें 2a प्लस 1/a का वैल्यू पता चल गया, और हमसे पूछ क्या रहे, 8aq प्लस 1/aq का वैल्यू पूछ रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसका क्यूब करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 2a प्लस 1/a का होल क्यूब इक्वल टू √6 का क्यूब। अब देखिए यहाँ से हम इसे लिख सकते हैं 8aq प्लस 1/aq प्लस 3 इंटू 2a इंटू 1/a इंटू 2a प्लस 1/a इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, इस साइड अगर हम क्यू करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 6 इंटू √6। अब देखिए यहाँ से हमारा a से a कट जाएगा, हम यहाँ से इसे लिख सकते हैं 8aq प्लस 1/aq प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 2, ये हमारा हो जाएगा 6। अब देखिए यहाँ हमारा क्या है 2a प्लस 1/a, तो देखिए 2a प्लस 1/a इक्वल टू हमारा क्या निकल गया √6, यानी हम यहाँ पुट कर सकते हैं √6 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 6 इंटू √6। अब देखिए इस 6 इंटू √6 को अगर हम उस साइड लेके जाएं तो हमारा प्लस में तो माइनस में हो जाएगा, यानी 6 इंटू √6 में से हम माइनस करेंगे 6 इंटू √6 तो ये हमारा क्या हो जाएगा 0, यानी यहाँ से हमारा 8aq प्लस 1/aq इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में 4a² प्लस 1/a² इक्वल टू 2 दिया हुआ था, तो हमारा 8aq प्लस 1/aq इक्वल टू क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 0 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन है 200 मीटर ऊंचाई वाली एक पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शीर्ष तथा तल के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री मापे गए, तदनुसार उस मीनार की ऊंचाई कितनी है। हमें क्या निकालना, मीनार की ऊंचाई निकालना है।
अब देखिए tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, tan थीटा का फार्मूला होता है लंब बटा आधार। tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा आधार। अब देखिए tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3। हम इसका आगे क्वेश्चन में यूज करने वाले हैं। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, 200 मीटर ऊंचाई वाली एक पहाड़ी की चोटी से एक मीनार के शीर्ष तथा तल के अवनमन कोण 30 डिग्री तथा 60 डिग्री मापे गए। यानी एक पहाड़ी है जिसकी हमें ऊंचाई क्या दिया है 200 मीटर दिया है, और पहाड़ी की चोटी से एक मीनार को देखा जा रहा है। तो मीनार के तल का अवनमन कोण कितना दिया है, मीनार के तल का अवनमन कोण कितना दिया है, मीनार के तल का अवनमन कोण 60 डिग्री दिया है, यानी ये एंगल कितना होगा 60 डिग्री, और उसके शीर्ष का अवनमन कोण कितना दिया है, शीर्ष के अवनमन कोण कितना दिया 30 डिग्री। अब देखिए हम यहाँ से एक सीधी रेखा खींचेंगे, यानी ये एंगल कितना दिया है 30 डिग्री दिया है। अब देखिए tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/√3, और tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, और tan थीटा का फार्मूला क्या होता है P/B। यानी ये एंगल अगर हमारा 60 डिग्री है तो हम यहाँ लंब और आधार का रेशियो क्या निकाल सकते हैं, यानी लंब हमारा अगर √3 यूनिट होगा तो आधार कितना होगा 1 यूनिट होगा। अब देखिए ये एंगल हमारा अगर 30 डिग्री है तो हम यहाँ लंब और आधार का रेशियो निकाल सकते हैं। tan 30 का वैल्यू कितना होता है 1/√3, यानी यहाँ लंब अगर 1 यूनिट होगा तो आधार कितना होगा √3 यूनिट। अब देखिए ये दोनों लंबाई आपस में क्या है बराबर है, और यहाँ हमारा क्या निकल गया है √3 यूनिट, और यहाँ कितना निकल गया है 1 यूनिट। तो हम इसे बराबर करेंगे। अब देखिए इस √3 यूनिट और 1 यूनिट को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम इस √3 यूनिट में 1 से गुना कर लें, और इस 1 यूनिट में अगर हम √3 यूनिट से गुना कर लें तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएगा। अब देखिए अगर हम यहाँ गुना करेंगे √3 यूनिट से तो हमें यहाँ भी गुना करना पड़ेगा √3 यूनिट से। अब देखिए √3 में अगर हम √3 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा 3 यूनिट हो जाएगा। यानी पूरी जो है पहाड़ी की ऊंचाई क्या निकल के आ गया 3 यूनिट निकल के आ गया, और यहाँ से यहाँ तक का ऊंचाई क्या है 1 यूनिट है। तो हम यहाँ से मीनार का ऊंचाई निकाल सकते हैं। मीनार का ऊंचाई क्या हो जाएगा 2 यूनिट। अब देखिए हमें क्वेश्चन में पहाड़ी का ऊंचाई क्या दिया है 200 मीटर, और यहाँ से हमारा क्या निकल गया 3 यूनिट। यानी इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, इस 3 यूनिट का वैल्यू हमें क्वेश्चन में 200 मीटर दिया है। तो हम यहाँ से 1 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 1 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 200/3 मीटर। अब देखिए 1 यूनिट का वैल्यू निकल के आ गया तो हम यहाँ से 2 यूनिट का वैल्यू निकाल सकते हैं। 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 यूनिट का वैल्यू हो जाएगा 400/3 मीटर। हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम इसे अगर 3 से काटेंगे ये 3 से 1 बार में जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा 10 3 से 3 बार में जाएगा, हाथ में 1 आएगा, ये हमारा हो जाएगा 10 3 से कितने बार में जाएगा 3 बार में, हाथ में क्या आ गया 1 क्या हो जाएगा 3। यानी यहाँ से मीनार की ऊंचाई क्या निकल के आ गया 133 सही 1/3 मीटर निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया 133 सही 1/3 मीटर निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन एक लंबवृत्तीय बेलन और एक गोले की त्रिज्या बराबर है और आयतन बराबर है, उनके पृष्ठ क्षेत्रफल का अनुपात है। हमें क्या निकालना, दोनों के क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि दोनों का आयतन बराबर है। तो देखिए बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के आयतन का फॉर्मूला होता है πr² × h, और गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, गोले के आयतन का फॉर्मूला होता है 4/3 πr³। और हमें क्वेश्चन में दिया कि दोनों का त्रिज्या क्या है बराबर है, यानी दोनों का रेडियस क्या है बराबर है। तो देखिए हम यहाँ से पाई काट सकते हैं, r² से हम r² काट सकते हैं। यहाँ से हमारा निकल के आ जाएगा h/r = 4/3। यानी हाइट अगर 4 यूनिट होगा तो रेडियस कितना होगा 3 यूनिट होगा। और हमसे पूछ क्या रहे, दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो पूछ रहे हैं। तो देखिए बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, बेलन के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2πrh + 2πr², और गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 4πr²। गोले के क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 4πr²। अब देखिए हम यहाँ से 2 और पाई और एक r हम कॉमन ले सकते हैं, यानी यहाँ से हमारा 2πr, यहाँ से हमारा 2πr से हमारा क्या कट जाएगा 2π और r कट जाएगा। यानी यहाँ जो है 4 जो है 2 से कितने बार में जाएगा 2 बार में। यहाँ हमारा क्या बच गया, यहाँ हमारा बच गया h, यहाँ हमारा क्या बच गया एक r, यहाँ हमारा क्या बच गया
2 गुने r। अब देखिए हम यहाँ h और r का वैल्यू पुट करेंगे। अब देखिए h अगर 4 यूनिट है तो r कितना है 3 यूनिट, ये हमारा कितना हो जाएगा 4 + 3 कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। हम 3 में 2 से गुना करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यानी यहाँ से दोनों के क्षेत्रफल का रेशियो क्या निकल गया, 7:6 निकल के आ गया। हमारा आंसर क्या निकल गया, 7:6 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है यदि किसी संख्या को 121 से विभाजित किया जाए तो शेषफल 25 आता है, यदि उसी संख्या को 11 से विभाजित किया जाए तो शेषफल कितना होगा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में दिया है कि किसी संख्या को 121 से विभाजित करने पर 121 से विभाजित करने पर शेषफल 25 आ रहा है। 121 से विभाजित करने पर शेषफल 25 आ रहा है। तो हमसे पूछ रहा है कि उसी संख्या को 11 से विभाजित करने पर शेषफल कितना आएगा। तो देखिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 121 11 से विभाजित है या नहीं। हम सबसे पहले ये चेक करेंगे कि 121 11 से विभाजित है या नहीं। तो देखिए 121 11 से कितने बार में जाएगा, 11 बार में, यानी 121 11 से विभाजित है। 121 11 से विभाजित है तो हमें यहाँ संख्या निकालने की जरूरत है। हम क्या करेंगे, हम उस संख्या में 121 से जब भाग दे रहे थे तो हमारा शेष कितना बच रहा था 25, तो हम इस 25 में 11 से भाग देंगे। हमें यहाँ संख्या निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि 121 जो है 11 से विभाजित हो रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस 25 में 11 से भाग देंगे और जो हमारा शेष बचेगा वही शेष उस संख्या को जब हम 11 से भाग देंगे तो हमारा शेष बचेगा। यानी हम इस 25 में 11 से भाग देंगे। तो देखिए 11 दूनी कितना होता है 22, हम इसमें से 22 माइनस करेंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा 3। यानी 25 में जब हम 11 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है। तो हम उस संख्या में भी जब हम 11 से भाग देंगे तो शेष हमारा कितना बचेगा 3 बचेगा। यानी यहाँ से हमारा आंसर कितना निकल के आ गया 3 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हमारा क्वेश्चन है 7 का वह लघुत्तम गुणज ज्ञात कीजिए जिसे 2 3 4 5 और 6 से भाग देने पर क्रमशः 1 2 3 4 और 5 बचे। अब देखिए हमें क्वेश्चन में दिया है कि जब हम उस संख्या में 2 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 1 बच रहा है। जब हम उसमें 3 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 2 बच रहा है। जब हम उसमें 4 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 3 बच रहा है। जब हम उसमें 5 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 4 बच रहा है। जब हम उसमें 6 से भाग दे रहे हैं तो शेष कितना बच रहा है 5 बच रहा है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ डिफरेंस चेक करेंगे। अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1, यहाँ कितना हो जाएगा 1 और यहाँ कितना हो जाएगा 1। अब देखिए सभी जगह से जो डिफरेंस निकल के आ रहा है वो हमारा क्या निकल के आ रहा है 1 निकल के आ रहा है, यानी डिफरेंस बराबर निकल के आ रहा है। अब देखिए हम आगे क्या करेंगे, जिस संख्या से हम भाग दे रहे थे उसका एलसीएम निकालेंगे। अब देखिए हम भाग किससे दे रहे थे 2 3 4 5 और 6 से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, इनका एलसीएम निकालेंगे, इनका हम एलसीएम निकालेंगे। तो देखिए हम यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए सबसे पहले हम सबसे बड़े नंबर का फैक्टर करते हैं। तो देखिए सबसे बड़ा क्या है 6 है, हम 6 का फैक्टर करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 2 गुने 3। उसके बाद हम 5 का फैक्टर करेंगे तो 5 का फैक्टर क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। उसके बाद हम 4 का फैक्टर करेंगे तो 4 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2 गुने 2, 1 2 है, हमें जो है 1 2 लेना पड़ेगा। उसके बाद हम 3 का फैक्टर करेंगे तो 3 का फैक्टर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 3 हमारा है। उसके बाद हम 2 का फैक्टर करेंगे तो 2 का फैक्टर क्या हो जाएगा 2, यानी 2 भी है। अब देखिए हम यहाँ गुना कर लेंगे तो हमारा क्या निकल के जाएगा, एलसीएम निकल के आ जाएगा। हम यहाँ गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 60। अब देखिए 60 जो है वह न्यूनतम संख्या होगा, 60 जो है वह न्यूनतम संख्या होगा जो 2 3 4 5 और 6 से पूरी तरीक़ा से विभाजित होगा। लेकिन हमें क्वेश्चन में दिया है कि जब हम भाग दे रहे हैं उस संख्या में तो शेष हमारा कितना बच रहा है 1 2 3 4 और 5 बच रहा है। तो देखिए हम क्या करेंगे, जो यहाँ हमारा सेम डिफरेंस निकल के आ रहा है हम इस एलसीएम में से माइनस कर देंगे तो हमें वह संख्या प्राप्त हो जाएगा जिसे 2 3 4 5 और 6 से हम भाग देंगे तो हमारा जो है शेष कितना बच जाएगा 1 2 3 4 और 5 बच जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस एलसीएम में से यानी 60 में से हम सेम डिफरेंस माइनस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 59। अब देखिए एक और कंडीशन हमें दिया है कि वो जो लघुत्तम संख्या होगा वो 7 का गुणज होगा, वह जो लघुत्तम संख्या होगा वो 7 का गुणज होगा। तो देखिए 59 जो है वो 7 का गुणज नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, इस 60 का यानी एलसीएम का जो है हम 2 टाइम लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 120, यानी 120 भी इन सभी से पूरी तरीके से विभाजित होगा। तो देखिए 120 में से अगर हम 1 माइनस कर देंगे तो हमें जो है वह संख्या प्राप्त होगा
जो हम अगर इन सभी से भाग देंगे तो शेष हमारा क्या बच जाएगा, 1 2 3 4 और 5 बचेगा, यानी ये हमारा कितना हो जाएगा 119। अब देखिए 119 जो है वो 7 का मल्टीपल है, 119 जो है 7 का मल्टीपल है, यानी ये 7 से कितने बार में जाएगा, 17 बार में, यानी वह न्यूनतम संख्या हमारा क्या निकल के आ गया, 119 निकल के आ गया। वह न्यूनतम संख्या 119 निकल के आ गया जो 7 का मल्टीपल है और जिसमें अगर हम 2 3 4 5 और 6 से भाग देंगे तो शेष क्रमशः 1 2 3 4 और 5 बचेगा। हमारा आंसर क्या निकल के आ गया, 119 निकल के आ गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, हमारा क्वेश्चन 117 रुपये को PQR में 1/2 1/3 1/4 के अनुपात में बांटने के स्थान पर गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट दिया गया, इसमें कौन लाभ में रहा। अब देखिए हमें क्वेश्चन में रेशियो क्या दिया है, हमें क्वेश्चन में P Q और R का हमें रेशियो क्या दिया है, P Q और R का हमें रेशियो दिया हुआ है, P Q और R का हमें रेशियो दिया हुआ है 1/2 1/3 1/4। अब देखिए ये जो हमारा रेशियो दिया हुआ है वो फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो हम इस फ्रैक्शन के रेशियो को सबसे पहले हम नॉर्मल रेशियो में चेंज करेंगे। अब देखिए नॉर्मल रेशियो में इसे चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, नॉर्मल रेशियो में इसे चेंज करने के लिए जो हमारा बट्टे में दिया हुआ है हम उसका एलसीएम लेंगे और एलसीएम से सभी जगह गुना करेंगे। तो देखिए यहाँ बट्टे में क्या है, 2 है, यहाँ क्या है 3 है और यहाँ क्या है 4 है। तो हम सबसे पहले 2 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, तो 2 3 और 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा 12। हम 12 से सभी जगह गुना करेंगे, तो देखिए हम यहाँ 12 से गुना करेंगे तो 2 से 12 कितने बार में जाएगा, 6 बार में। यहाँ गुना करेंगे तो 3 से 12 कितने बार में जाएगा, 4 बार में। यहाँ गुना करेंगे तो 4 से 12 कितने बार में जाएगा, 3 बार में। यानी पैसा जो है 6:4:3 के अनुपात में बांटना था, लेकिन गलती से वह 2:3:4 के अनुपात में बांट दे रहा है। तो देखिए राशि हमारा क्या है, सेम है, यानी जिस राशि को 6:4:3 के अनुपात में बांटना था उसी राशि को गलती से 2:3:4 के अनुपात में बांट रहा है। तो देखिए हमने मान लिया कि पहले जो है P को 6 यूनिट मिल रहा था, तो Q को कितना मिल रहा था, 4 यूनिट, और R को कितना मिला था, 3 यूनिट, यानी यहाँ से टोटल राशि कितना हो जाएगा, 13 यूनिट हो जाएगा। अब देखिए अब गलती से P को अगर 2 यूनिट मिल रहा है तो Q को कितना मिला, 3 यूनिट, और R को कितना मिला, 4 यूनिट, यानी यहाँ टोटल राशि कितना हो जाएगा, यहाँ टोटल राशि हो जाएगा 9 यूनिट। अब देखिए यहाँ से टोटल राशि निकल के आ रहा है 13 यूनिट और यहाँ से क्या निकल के आ रहा है 9 यूनिट, जबकि राशि हमारा क्या है, सेम है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले राशि को बराबर करेंगे। अब देखिए इस 13 और 9 को बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अगर इस 13 में हम 9 से गुना कर लें और इस 9 में 13 से गुना कर लें तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अगर हम यहाँ 9 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 9 से गुना करना पड़ेगा, अगर हम यहाँ 13 से गुना करेंगे तो हमें इस रेशियो में 13 से गुना करना पड़ेगा। तो देखिए हम यहाँ P Q और R का जब हम इसमें 9 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 54, ये हमारा कितना हो जाएगा 36 और ये हमारा कितना हो जाएगा 27। जब हम इसमें 13 से गुना करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 26, ये हमारा कितना हो जाएगा 39, ये हमारा कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा, और ये हमारा कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। अब देखिए हमसे पूछ रहे हैं कि लाभ में कौन रहा, गलती से अगर 2:3:4 के अनुपात में बांटा जा रहा है तो लाभ में कौन रहा। तो देखिए पहले जो है उस राशि में से P को अगर 54 यूनिट मिल रहा था तो अब कितना मिल रहा है 26 यूनिट, यानी P जो है हानि में रहा। अब देखिए पहले उस राशि में से Q को अगर 36 यूनिट मिल रहा था तो अब कितना मिल रहा है 39 यूनिट, यानी यहाँ जो है 3 यूनिट का प्रॉफिट हो जाएगा किसे, Q को। अब देखिए पहले जो है R को अगर 27 यूनिट मिल रहा था तो अब कितना मिल रहा है 52 यूनिट, यानी यहाँ जो है पहले जो है R को अगर 27 यूनिट मिल रहा था तो अब कितना मिल रहा है 52 यूनिट, यानी यहाँ जो है R को कितना प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ R को 25 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है, यहाँ R को कितना प्रॉफिट हो रहा है 25 यूनिट का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए हमसे पूछ रहा है कि प्रॉफिट में कौन रहा, यानी लाभ में कौन रहा, तो लाभ में Q और R दोनों रहे, यानी हमारा आंसर क्या निकल गया, Q और R निकल के गया। चलिए क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छा लगे तो क्लास को लाइक करिएगा, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और क्लास को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बाय बाय।